वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि मुल्क का मुसलमान पूरी तरह महफूज है और उन्हें किसी तशवीश में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं। राजनाथ सिंह ने न्यूज़ 18 हिंदी के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ तफरीक नहीं की जाती है। वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान को एक मरतबा फिर मुतनब्बे करते हुए कहा कि वो अपने नापाक हरकतों से बाज आ जाए। भारत की सीमाओं पर कुछ घटनाक्रम करके उसका फायदा उठा सकता है। वैसे इस वैश्विक महामारी का लाभ उठाकर यदि कोई भारत को तोड़ने की कोशिश, कोई भी था, पाकिस्तान की बात, किसी की भी बात मैं करता हूं, जी, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उसके मंसूबे कभी भी पूरे नहीं होंगे। क्योंकि अभी खबर आई कि पाकिस्तान के हाई कमीशन के कुछ लोग जासूसी कर रहे थे, उनको पकड़ा क्या, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, मुंबई में ये लोग पकड़े गए, तो दैट इज द वरी फॉर द नेशन। हाँ, तो पकड़े गए ना जी, इसका मतलब कि भारत सजग है। और वो जानना चाह रहे थे, वो जानना ये चाह रहे थे कि पीओके में क्या मूवमेंट भारतीय सेना करना चाह रही है, उनके वो सेना की मूवमेंट के बारे में जानना चाह रहे थे, जो हमारी जानकारी है। तो इसीलिए तो गिरफ्तार हुए, वो पकड़े गए और सीधे पाकिस्तान को वापस कर दिए गए। जी, इसका मतलब भारत अपने देश की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सजग है। क्या स्पष्ट संदेश जाता है जी, क्योंकि पाकिस्तान घुसपैठ पे फेल हो रहा है, डिप्लोमेसी में फेल हो रहा है, जासूस पकड़े जा रहे हैं, तो क्या वाकई पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट होकर भारत की अंदरूनी सुरक्षा में कुछ सेंधमारी करने का प्रयास कर सकता है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? लगातार देश को क्या कहना चाहेंगे? भारत की आंतरिक सुरक्षा में सेंधमारी करने की पाकिस्तान के द्वारा तो लगातार वर्षों से यह कोशिश होती रही है, लेकिन आप यह भी देख रहे हैं कि हमारी सुरक्षा के जवान उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लगातार मारे जा रहे हैं, लेकिन अब भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब देखिए वो कब समय आता है जब पाकिस्तान इन सब अपनी नापाक हरकतों से बाज आता है। मैं इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि लगातार कभी इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, कभी बोलते हैं कि भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रयास लगातार करते हैं मिनॉरिटीज को। भारत के मुस्लिम समुदाय की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत का मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत में जो भी भारत मां की कोख से पैदा हुआ है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सारे लोग सभी भाई भाई हैं, सबका समान दर्जा है। भारत में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। आप तो लखनऊ से सांसद हैं, ऐसा क्यों माना जाता है कि भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है? ऐसी भावना क्यों बनाई जा रही है, खासतौर पर जब से आप लोगों की सरकार है? मैं समझता हूं साजिश के तहत कुछ लोगों के द्वारा भारत को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जाता है। इस्लामोफोबिया नहीं है भारत में, इस्लामोफोबिया कोई सवाल ही नहीं। दिल्ली तशद्दुद मामले में क्राइम ब्रांच ने करकटडुमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के साबिक लीडर व काउंसलर ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया है। चार्जशीट में ताहिर हुसैन समेत 15 अफराद के खिलाफ इल्जाम आयद किया गया। करीब 1000 सफ़हात पर मुश्तमिल चार्जशीट में ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम को भी मौरिद इल्जाम ठहराया। पुलिस के मुताबिक ताहिर हुसैन ने तशद्दुद कराने के लिए 30 लाख रुपए खर्च किए थे। जामिया मिल्लत इस्लामिया ने अपने 2 तलबा को नोटिस जारी किया है। इन तलबा पर इल्जाम है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और जामिया वीसी की नुक्ताचीनी की थी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया इंतजामिया की इस नोटिस पर जामिया के मुतादिद तलबा ने सख्त तनकीद की है और जामिया वीसी पर जानबदारी का इल्ज़ाम आयद किया है। दरअसल जामिया वीसी नजमा अख्तर एक पोस्ट पर जामिया के तलबा की गिरफ्तारी पर तलबा ने सवाल उठाए थे और उनसे पूछा था कि जामिया वीसी को अभी खाने पकाने के पोस्ट के बजाय गिरफ्तार जामिया के तलबा की खबर लेनी चाहिए, जिसकी बिना पर जामिया की जानिब से इन तलबा को नोटिस जारी किया गया। पिछले 2 महीने से स्टूडेंट्स, अलुमनाई सब पूछ के थक गए कि जामिया अथॉरिटीज़ आपके स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया जा रहा है, आप कुछ बोलिए। उस पर आपने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन जब कॉलेज शुरू हो रहा है तो सबसे पहली चीज़ आप ये करते हैं कि किसी स्टूडेंट ने अगर कुछ पोस्ट कर दिया उसको आप शो कॉज नोटिस इशू कर रहे हैं। तो इससे आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी कहेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये अप्रोच बहुत ही गलत है। इनफैक्ट ये हुआ ना कि जैसे हम स्टूडेंट्स और अलुमनाई मिलकर एक नोटिस इशू कर दें वाइस चांसलर साहिबा को कि हम आप। हैदराबाद कर्नाटक मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुताबिक मरकजी हुकूमत CAA के मुजाहिरीन को दानिस्ता तौर पर दहली फसादात का जिम्मेदार करार दे रही है और गिरफ्तार कर रही है।
एक्शन कमेटी के लीडरान ने ज़िमन में गुलबर्गा डीसी ऑफिस पर खामोश एहतजाज किया। साथ ही गुलबर्गा डीसी के तवस्सुत से मरकजी वजारत दाखिला को एक मेमोरेंडम भी रवाना किया। CAA और NRC के बारे में जो शाहीन बाग के नाम पर एहतजाज किया जा रहा था, उस एहतजाज के जितने भी कॉलेज के तालिबा और तलबात और वहाँ पर शाहीन बाग के ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया है, जिसको आज तक उनको बेल नहीं दी गई है। हुकूमत के फैसले के ख़िलाफ़ एजिटेशन, रैली निकालने वाले, धरना देने वाले, जो हुकूमत के कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर अपनी बात रखने वालों के ख़िलाफ़ जो ना मरकज़ी हुकूमत जो ना गिरफ़्तार करती है और इतने बड़े बड़े सैंक्शंस लगाती है कि जो है ना उनके ऊपर जो ना जीना दोबर हो गया। नाइंसाफ़ी है। मुल्क में कोरोना का कहर जारी है। हर गुजरते वक्त के साथ कोरोना के मरीजों की तादाद में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 2 लाख के करीब है, जबकि हलाकतों की तादाद 5500 से ज़्यादा हो गई है। ताहम एक अच्छी खबर यह है कि मरीजों के सेहतयाब होने की शरह में मुसलसल बेहतरी आ रही है। वजारत सेहत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी कि मुल्क में सेहतयाब होने की शरह 48% से ज़्यादा है। वजारत सेहत ने कहा कि मुल्क में फिल वक्त कोरोना के रोज़ाना 1,20,000 टेस्ट हो रहे हैं। अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट खदमात शुरू कर दी गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि बस अड्डों पर बसें मौजूद हैं, लेकिन सवारी नहीं है। मेरठ के रोडवेज बस अड्डे पर जहां अभी कुछ रोज पहले मजदूरों की कसीर तादाद नजर आती थी, लेकिन उस वक्त बसों का इंतजाम न होने से कई दिनों तक मजदूरों को बसों का इंतजार करना पड़ता था। आज हालात ये है कि बस अड्डों पर बसें मौजूद हैं, लेकिन सवारियां नहीं हैं। मेरठ के भैसाली बस अड्डे पर हालात का जायजा लिया हमारे रिपोर्टर तंजीर अंसार ने। 31 मई को चौथे लॉकडाउन के खत्म होने के साथ ही 1 जून से यूपी में इंटर स्टेट बस सर्विसेज की शुरुआत हो गई है, लेकिन बस सर्विस शुरू होने के बावजूद जहां पे मजदूरों का एक बड़ा तबका पहले बसों के ज़रिए उनके घरों को भेजा जा रहा था, लेकिन जब ये बस सर्विस जो है पेड बस सर्विस शुरू हो गई, उसके बाद अब यहां पर जो मुसाफिर हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मेरठ के भैसाली बस अड्डे पे हम खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लाइन से ये बसें यहाँ पर लगी हुई हैं बस स्टेशन पे, लेकिन सवारी नहीं है, इनके पास कोई जाने वाला नहीं है। और 10 से कम अगर कोई सवारी रहती भी है तो बसों को भेजा नहीं जाता, क्योंकि होता यह है कि उनका जो खर्चा है वो गवर्नमेंट को नहीं निकाल पाती, तो इसलिए उनका संचालन नहीं किया जाता। अब यहाँ पर जो कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, वो अपनी ड्यूटी पे तो लौट आए हैं, लेकिन जब इनके पास सवारी ही नहीं है तो वो किस तरह से जाएंगे। बस सर्विस जो स्टार्ट हुई है उसके बाद से आप लोग किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? अभी इतनी बसेस सब खड़ी हुई हैं, क्या यात्रियों का इंतजार करें? यात्री नहीं मिल रहा है कहीं भी। हमारे अधिकारियों के जो है बसों में 15 सवारी को ले जाने के आदेश निर्गत किए गए हैं, लेकिन किसी भी बस में 15 सवारी हो ही नहीं पा रही है, इसीलिए पूरा बस अड्डा बसों से भरा पड़ा। यूपी के अंदर चलाई जा रही है, आउट स्टेट में कोई गाड़ी भेजी नहीं जा रही है और अधिक से अधिक संख्या में 100% वाहनों को संचालित करने की प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यात्रियों का अभाव है। यहाँ से जा रही हैं मुजफ्फरनगर है, कौशाम्बी है, गाजियाबाद है, शामली है, हस्तनापुर है, सरजना, बागपत, बड़ौत, इन जगहों पे गाड़ियाँ भेजी जा रही हैं। इंटर स्टेट सर्विस शुरू की गई है, गाजियाबाद, नोएडा है और कौशाम्बी है, और इसी तरह से वेस्ट यूपी के जितने भी ज़िले हैं, और जो यहाँ का सोराबगढ़ बस अड्डा है वहाँ से लखनऊ, बरेली और मुरादाबाद डिपो के लिए भी बसें जा रही हैं, गोरखपुर के लिए भी बस सर्विस वहाँ पे है, लेकिन यात्री नहीं मिल रहे हैं, मुसाफिर नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस का जो खतरा है वो लॉकडाउन चौथे के ख़त्म होने के बाद भी अनलॉकडाउन जो 1 तारीख से शुरू हुआ है उसके बावजूद वो खतरा बरकरार है। लोग गैर ज़रूरी सफ़र नहीं कर रहे हैं, और जो लोग जा भी रहे हैं वो प्राइवेट व्हीकल से जाना ज़्यादा जो है वो भरोसेमंद समझ रहे हैं, और वो प्राइवेट व्हीकल से ही सफ़र कर रहे हैं। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है, तो वहीं अनलॉक 1 के तहत हुकूमत की तरफ से तमाम तर सरगर्मियों की इजाज़त दे दी गई है। कानपुर में भी इंतजामिया की तरफ से कारोबार व बाजार खोलने की इजाज़त दे दी गई है। कानपुर में किस तरह से बाजार के हालात हैं, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। देश में लगातार कोरोना संक्रमण अपने पैर पसार रहा है और मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, और अब 5.0 लॉकडाउन की शुरुआत हुई है, जिसे लोग 1.0 अनलॉक भी कह रहे हैं।
आप देख सकते हैं कि किस तरह से, जिस तरह से छूट दी गई है, सरकार की गाइडलाइन जारी हुई है और जिला प्रशासन ने जिस तरह से छूट दी है कि दुकानें किस तरह से खुलेंगी, अल्टरनेट डेज पे खुलेंगी, कि किस दिन क्या खुलना है ये तय किया गया है। उसके बाद से बाज़ारें तो खुल गई हैं, लेकिन अगर बाज़ारों की बात की जाए तो बाज़ारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, ग्राहक नहीं नज़र आ रहे हैं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए या मास्क की बात की जाए तो उसका भी मिला जुला ही असर दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोग मास्क को लगाए हुए हैं, गंभीरता को समझ रहे हैं, तो कुछ लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं। ये देखना होगा आने वाले दिनों में कि बाज़ारों को जिस तरह से खोला गया है, छूट दी गई है, उसका क्या असर होगा। जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसका क्या असर होगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मध्य प्रदेश में कोरोना के कहर के बीच सियासी माहौल भी गर्म है। एमपी कांग्रेस के ट्वीट से सियासी माहौल बहुत गर्म हो गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस एमएलए और एमपी यूथ कांग्रेस के सदर कुणाल चौधरी के मुताबिक नफरत फैलाने वालों का जवाब आवाम देगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के ट्वीट को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। रजनीश अग्रवाल का कहना है कि अगर कांग्रेस क़यादत इस तरह के बयान पर रोक नहीं लगाती है तो आवाम इसका जवाब खुद ब खुद दे देगी। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 8,426 हो गई है। एमपी में कोरोना से अब तक 356 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना बीमारी से अब तक 5,166 लोग शिफायाब भी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश हुकूमत ने कोरोना की रोकथाम के लिए आवामी बेदारी को आम करने का भी फैसला किया है। विश्व के दो नेता, एक बंकर के पीछे छुपते हैं तो दूसरे एंकर के पीछे छुपते हैं। भागे वो भी हैं, भागे ये भी हैं, पर चिंता नहीं करें, जनता जवाब देगी। उनको भी दिया है, इनको भी देगी। इस देश और विश्व की मूल समस्याओं के खिलाफ जो घृणा और नफरत की बात करते हैं, इनको जवाब देगी। चाहे बंकर पे छुपो, चाहे एंकर के पीछे छुपो, पर यही लोकतंत्र की ताकत है। देखिए, कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली और मरीजों के साथ गैर इंसानी सलूक के वाकयात सामने आने पर कांग्रेस अक़लियती मोर्चे ने रियासती हुकूमत की सख्त तनकीद की। गुज़श्ता दिनों इलाहाबाद के कोटवा में वाक़ क्वारंटीन सेंटरों में रखे गए अफराद ने सेंटर में पाई जाने वाली बदनज़मियों के खिलाफ अपनी नाराज़गी का इजहार किया था। क्वारंटीन सेंटर में लोगों की नाराज़गी और एहतजाज का वीडियो प्रियंका गांधी ने भी अपने ट्विटर पर शेयर किया था। कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मरीजों के लिए कांग्रेस ने रियासती बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों को जिम्मेदार करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि बरवक्त और पर माइग्रेंट मजदूरों को वापस रियासत लाया जाता तो सूरत हाल इतनी संगीन नहीं होती। गुलबर्गा में पार्टी ऑफिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस लीडरों ने रियासती हुकूमत से मजदूर तबके के लिए सूदमंद इक़दामात उठाने का मुतालबा किया। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कोरोना वायरस के तवील खतरात के पेश नज़र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपना तालीमी सेशन ऑनलाइन चलाने का फैसला किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आर तिवारी का कहना है कि यूनिवर्सिटी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज दाखिला इम्तिहानात को मुनक्किद कराना है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का ख्याल है कि फिलहाल नए तालीमी सेशन में समाजी फासले पर अमल कराना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में यूनिवर्सिटी ने ज़्यादातर क्लासेस ऑनलाइन लेने का फैसला किया। इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी ने टीचरों और गैर तदरीसी अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे कैंपस को सैनिटाइज भी कराया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पूरे स्टाफ को सैनिटाइजर मुफ्त तकसीम करने और तिब्बी इमदाद फराहम करने का भी फैसला किया। होगा सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है आगे की पढ़ाई। अभी सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए है परीक्षा करवाना। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए किस तरह छात्रों को बैठाएंगे, परीक्षा संपन्न कराएंगे, जो पेन और रिटर्न माध्यम से होगा। उसके बाद क्लासेस का जहाँ तक सवाल है, एक बड़ा चैलेंज है। फेस टू फेस टीचिंग का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास संभवतः और कोई विकल्प नहीं है ऑनलाइन टीचिंग को छोड़ करके। अगला सत्र भी मुझे लगता है कि ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से ही ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स का। लॉकडाउन के दौरान गरीब और मुस्तहक़ अफराद को ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अनाज फराहम किया जा रहा है, लेकिन सरकारी हुक्काम का कहना है कि हुकूमत की तरफ से 55,000 अफराद के लिए अनाज फराहम किया गया, जबकि दरख्वास्त गुजारों की तादाद 1.5 लाख से ज़्यादा है। ज़िला इंतज़ामिया ने अनाज की तकसीम को मशरूत कर दिया है, जिससे मुस्तहक़ अफराद के महरूम रहने का अंदेशा है। इस बात के पेश नज़र यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात करके राशन की तकसीम के लिए आयद शराइत को मनसूख करने का मुतालबा किया और साथ ही इस स्कीम की मियाद में तोसी का मुतालबा किया। लॉकडाउन के दौरान औरंगाबाद के मज़ाफ़ात में लोग जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।
ईंट भट्टी पर काम करने वाले मजदूरों का कोई पुरसाने हाल नहीं। लॉकडाउन के दौरान भट्टी बंद है तो इनके चूल्हे भी ठंडे पड़े हैं। पयामे इंसानियत फोरम ने ऐसे ही मजबूर व बेबस अफराद की इमदाद का बेड़ा उठाया है। रात के अंधेरे में जब पयामे इंसानियत के रज़ाकार वहां पहुंचे तो इस बस्ती में न बिजली की सहूलत थी और न पानी का नज़्म। इस वक्त हम औरंगाबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके हरसुल गांव में हैं। ये हरसुल गांव की वो बस्ती है जिसे ईंट भट्टी मज़दूरों की बस्ती कहा जा सकता है। और ये बस्ती में लोग जो है तो झुग्गी झोपड़ियों में ज़िंदगी गुजारते हैं। हम इनके हालात जानने की कोशिश करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं। वैनी, आप ये बताइए, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो आप किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं? हमारा तो बहुत ही बुरा हाल है। हमारी तरफ तो कोई देखता भी नहीं इधर। और हमारा तो ऐसा समझा, हमको लगा ही था कि हमारा कुछ खर्च नहीं है यहाँ पे अभी। तो अभी ये भैया आए तो फिर अभी थोड़ी उम्मीद जगी हमारे में कि थोड़ा कुछ मिलेगा हमको भी बाल बच्चे ये करने के लिए। तो ये लोगों ने आपको क्या क्या दिया? अभी तो बहुत सामान दिया उन्होंने हमको। 15 दिन का राशन दिया। अभी लगा तो वो देने के मांग कर रहे हैं, हमको दे देंगे, हमको भरोसा है उन पे। हम लोग औरंगाबाद में मुस्तकिल 2 महीने से काम कर रहे हैं। बस्ती टू बस्ती जाते हैं तो मालूम पड़ता है अगली कोई बस्ती है जहाँ भूखे लोग हैं, बच्चे रोते हैं, लोग परेशान हैं। अब इस बस्ती का तो हमको इसलिए अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि अक्सर हमने आसपास की पूरी बस्ती कवर की। यहाँ पे 300-400 किट्स हमने आसपास दिए, लेकिन हम रात के वक्त आया, रात के अंधेरे में यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है। ये लोग कैसा गुजारा करते हैं, इनके घर कैसे हैं, हम लोग तो देखकर हैरान रह गए आज दोपहर में इत्तेफाक। लॉकडाउन के सबब रेलवे स्टेशनों पर जरूरियात का सामान दस्तयाब न होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अकोला रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की मदद के लिए वहदत इस्लामी ने पहल की है। वहदत इस्लामी के साथियों की जानिब से मुसाफिरों के लिए पानी की बोतलें, खाने के पैकेट वगैरह तकसीम किए जा रहे हैं, जिससे मुसाफिरों को राहत मिल रही है। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में 8 जून से बाजार खुलेंगे। शिवाजी नगर के ताजिरों ने बेंगलुरु के मेयर गौतम जैन और कमिश्नर अनिल कुमार से मुलाकात की। मकामी रुकन पार्लियामेंट पीसी मोहन, एमएलए रिजवान अरशद और मकामी कारपोरेटरों ने मीटिंग में शिरकत की। रुकन असम्बली रिजवान अरशद ने कहा कि तमाम ताजिरों को समाजी फासले और दीगर एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना होगा। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल को अब नॉन कोविड-19 अस्पताल बना दिया गया है। अब पहले की तरह इस अस्पताल में तमाम दूसरी बीमारियों का इलाज और ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। गुज़श्ता 2.5 महीने से इस अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ कोलकाता की पुरानी रौनकें वापस लौटती नजर आ रही हैं। रियासत में बस सर्विस भी शुरू हो गई है। हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए जिंदगी पटरी पर लौट रही है। इन सब के साथ कोलकाता की तारीखी फेरी सर्विस भी दोबारा शुरू कर दी गई है। नदी पार कर हावड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में जाने वाले और हावड़ा से कोलकाता आने वाले लोगों के लिए ये सवारी काफ़ी अहम है। अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ कोलकाता की पुरानी रौनकें वापस लौटती नजर आ रही हैं। शहर में दुकानें और बाजार की सरगर्मियां शुरू हो रही हैं। रियासत में बस सर्विस भी शुरू हो गई है। समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिए लोगों ने बड़ी तादाद में साइकिल की सवारी को तरजीह दी है और बड़ी तादाद में लोग साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुमताज़ मज़ाहनगार पद्मश्री मुश्तबा हुसैन की याद में आज मेरठ यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू की जानिब से एक ऑनलाइन ताज़ियती इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में जूम ऐप के जरिए ऑनलाइन जुड़कर शोबे उर्दू के असातिज़ा और तालिब इल्मों ने मुश्तबा हुसैन की अदबी खिदमात पर तबादले ख्याल करते हुए खराज अक़ीदत पेश किया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज़ 18 उर्दू के मुशायरे की अपनी एक अलग पहचान है और ये एक मकबूल आम प्रोग्राम है जिसे आप सब से ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से पैदा हुए मुश्किल हालात की वजह से मुशायरे मुनक़्क़िद नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 उर्दू ने सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज़ खातिर रखते हुए ऑनलाइन मुशायरा शुरू करने की एक मुनफरद और बेहतरीन कोशिश की है, जिसे आप बहुत जल्द अपने पसंदीदा चैनल पर देख सकेंगे। फिलहाल देखिए इसकी एक झलक। कहाँ बैठना उठना है, कहाँ ये बताते हैं, कहाँ बैठना उठना है, कहाँ मेरे आदाब मेरे साथ सफर करते हैं। खुद को मारे या ना को सोचती ठहरी रही, देख कर कम ज़र्फ़ दरिया
तिश्नगी ठहरी रही, मुद्दतों आँखों में मेरी एक नमी ठहरी रही। लीजिए हमसे बाकमाल, लोग भी आम हो गए। लीजिए हमसे बाकमाल, लोग भी आम हो गए। जिनसे गुरेज था हमें, हमसे वो काम हो गए। मुझको तेरी तलाश, तुझे मेरे जोस्तजू, दरिया है तेरा हुस्न तो प्यासी नजर हूं मैं। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं urdu.news18.com पर। आदाब।